दौर में राहुल गांधी होना आसान नहीं है। आपको यह समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए इतने बड़े नासूर क्यों बन गए। आखिर क्या वजह है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद न इंदिरा गांधी और न राजीव गांधी बल्कि राहुल गांधी पर इस कदर बीजेपी और आरएसएस का प्रचार तंत्र इस कदर हमला बोलता है। क्योंकि इंदिरा गांधी से भी इनको इतनी नफरत नहीं थी और ना ही राजीव गांधी से, बल्कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की बार बार यह आलोचना हुई है कि किस तरह से इन्होंने वक्त वक्त पर कट्टरवादी ताकतों का साथ दिया है और बाद में जाके उसकी कीमत चुकाई है। मगर आज मैं बात राहुल गांधी के करना चाहता हूं कि आखिर क्यों राहुल गांधी बीजेपी के लिए इतने बड़े नासूर बन गए हैं। सबसे पहले तस्वीर और वीडियोस का यह मोन्टाज देखिए जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी शिमला जा रहे होते हैं, पानीपत में रुकते हैं और वहां पर खेतों में उतर जाते हैं किसानों से बात करने के लिए। अब कहीं ना कहीं यह राहुल गांधी का अंदाज़े बयां बन गया है। मीडिया इसे कवर नहीं करता है, मीडिया इसे कवरेज नहीं देता है, मगर राहुल गांधी इसी तरह से जहां पर भी जा रहे होते हैं इस तरह से लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं। पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी खेतों के बीच में उतर गए हैं, किसानों से बात कर रहे हैं, जूते नहीं पहने हुए हैं और लगातार वो बात कर रहे हैं। अगर कोई और दौर होता तो मीडिया यह तस्वीर आप तक पहुंचा रहा होता, मगर याद कीजिए राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो मीडिया उसे सिर्फ दो कारणों से दिखाता था। एक तरफ जब बीजेपी उसकी आलोचना करती थी और दूसरी तरफ जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ झूठ फैलाया जाना होता था तब मीडिया का इस्तेमाल होता था। और राहुल गांधी ये पहली बार नहीं कर रहे। याद कीजिए कर्नाटक में किस तरह से फूड डिलीवरी ऐप वालों के साथ, जोमैटो, स्विगी के जो तमाम ड्राइवर्स हैं उनके साथ राहुल गांधी ने मुलाकात की और उनके साथ लंच किया था। याद कीजिए किस तरह से कर्नाटक में, बैंगलोर में एक बस में चढ़ गए थे और फिर बस में बैठे लोगों के साथ वो बातचीत करना शुरू कर दिया था उन्होंने। याद कीजिए किस तरह से दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे में किस तरह से वो ट्रक में बैठ गए थे। मगर ये जितनी भी घटनाएं हुई हैं दोस्तों, हर तस्वीर का गलत इस्तेमाल भाजपा और उनके प्रचार तंत्र ने किया है, कुछ ना कुछ दुष्प्रचार उनके खिलाफ चलाने के लिए। याद कीजिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू ही हुई थी, तब स्मृति ईरानी सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद का अपमान किया है, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा शुरू होने से पहले स्वामी विवेकानंद के सामने सिर नहीं झुकाया। वो खबर सरासर झूठी थी क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत ही उससे की थी। और जब राहुल गांधी बच्चों से मुलाकात करते हैं, उनका हाथ पकड़ के साथ चलते हैं, तो उसके बारे में भी झूठ फैलाया जा रहा था। मैं नहीं भूला हूं राहुल गांधी किस तरह से एक लड़की के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, तब यह झूठ फैलाया गया था कि इस लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। एक छोटी सी मुस्लिम लड़की का हाथ पकड़कर वो चल रहे थे, उस पर भी संबित पात्रा ने अश्लील टिप्पणी की थी। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ यह होता है कि पिछले 14 सालों से, करीब 2009-2010 से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने जिस तरह से राहुल गांधी पर निशाना साधा, वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस वक्त बीजेपी बौखलाई हुई है कि इस कदर दुष्प्रचार करने के बावजूद राहुल गांधी हार क्यों नहीं रहे हैं। राहुल गांधी का वजूद, उनका राजनीतिक औचित्य अभी भी क्यों बना हुआ है? क्योंकि देखिए, जब आप किसी की क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता को बर्बाद कर देते हैं तो वो आदमी उठ नहीं पाता है। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करने के लिए बाकायदा एक साजिश रची गई थी। साल 2009 में राहुल गांधी ने आदिवासियों के पक्ष में एक बयान दिया था दोस्तों। खनिज संपदा से जुड़ा हुआ मामला था। एक तरफ गरीब आदिवासी थे, दूसरी तरफ धन्ना सेठ थे, और राहुल गांधी ने आदिवासियों के पक्ष में बयान दिया था। और वो घटनाक्रम था जिसके बाद धन्ना सेठों ने एक वकील का सहारा लिया। वो वकील जो बाद में जाकर मोदी सरकार में मंत्री भी बनता है, मगर कुछ सालों बाद उनकी मौत हो जाती है। उस वकील ने अखबार के एडिटर्स, न्यूज चैनल के मालिकों का इस्तेमाल किया और राहुल गांधी की हर छोटी बड़ी बात पर हमला बोलना शुरू किया, दुष्प्रचार की जमीन तैयार की। और फिर राहुल गांधी की एक छवि पेश की गई कि राहुल गांधी पप्पू हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं,
राहुल गांधी बतौर राजनेता कितने गंभीर हैं, उसकी आलोचना मैंने भी की है। साल 2014 से पहले आप मेरे ढेरों कार्यक्रम देख लें। राहुल गांधी राजनीति के प्रति गंभीर हैं नहीं हैं, इसको लेकर मैंने ढेरों कार्यक्रम किए हैं। और राहुल गांधी की वो कमियां रही हैं क्योंकि राहुल गांधी कभी भी फुल टाइम राजनेता नहीं रहे। अब एक फर्क मैं देख रहा हूं, खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद और उससे पहले भी। कोरोना के लॉकडाउन से पहले राहुल गांधी की छवि में एक परिवर्तन आया है। वो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वो एक खांटी राजनेता की तरह बात नहीं कर रहे हैं, वो मुद्दे उठा रहे हैं। कई बार वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे कांग्रेस को नुकसान भी होता है, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी होती है और अगर उस नाइंसाफी को कोई राजनेता उठाता है तो उसका नुकसान उसे होता है। क्योंकि तब होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी फिर हिंदू अस्मिता का मुद्दा उठा देती है और साथ किसका मिलता है? झूठी और नफरती मीडिया का। और जब ये दोनों चीजें, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा और मीडिया का दुष्प्रचार, जब ये दोनों साथ आ जाते हैं तो ऐसी राजनीति जन्म लेती है जो लोगों को बांटती है, लोगों में ध्रुवीकरण पैदा करती है, लोगों में बंटवारा पैदा करती है। इससे फायदा बीजेपी को होता है, नुकसान विपक्ष को। मगर राहुल गांधी ये मुद्दे भी उठाते रहे हैं। इस वक्त देश में एक ऐसा मीडिया हावी है जो विदेशी जमीन पर जब एनआरआईज मोदी मोदी करते हैं तो उसकी तो जय जयकार करता है, उसको लेकर ढेरों कार्यक्रम चलाए जाते हैं। मगर जब राहुल गांधी विदेश की जमीन में जाकर भारतीय मुद्दे उठाते हैं तब उसे गद्दारी का नाम दिया जाता है, उसे देशद्रोह का नाम दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2014 से पहले चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते थे, कोई भी मीडिया उनसे यह सवाल नहीं करता है कि हमारे 21 जवान शहीद हो गए गालवान में, मगर आपके मुंह से चीन के बारे में एक शब्द नहीं निकला। उल्टा आपने यह तक कह दिया कि ना कोई आया है ना किसी ने हमला किया है। मीडिया आपको कटघरे में भी नहीं रखता। चलिए मान लिया जाए कि चीन 2-3 साल पुरानी बात है, गालवान घाटी में जो संघर्ष हुआ है वो 2 साल पुरानी घटना है। मणिपुर, आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 5 लोगों की मौत हो गई है, आज भी इस वक्त। मगर मजाल है प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द निकला। जब मणिपुर में 130 लोगों की मौत हो गई थी उस वक्त ना प्रधानमंत्री गए ना देश के गृह मंत्री गए, क्योंकि दोनों ही कर्नाटक के चुनावों में लगे हुए थे। और जब राहुल गांधी मणिपुर की बात कर रहे थे और जब वो खुद मणिपुर गए तो उन्हें रोका गया। नंबर 1, जब उससे बात नहीं बनी तो उनके खिलाफ एक दुष्प्रचार चलाया गया। जो बात संबित पात्रा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, यानी कि राहुल गांधी के जाने से वहां और दंगे भड़क रहे हैं, उसी झूठे प्रोपेगेंडा को मीडिया अपने प्राइम टाइम में जगह दे रहा था। वो मीडिया जो ये आसान सा सवाल प्रधानमंत्री से या बीजेपी से नहीं पूछ रहा था कि क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ डबल इंजन की सरकार का तेरा वो वादा, क्योंकि मणिपुर में तो डबल इंजन की सरकार है ना, फिर क्या हुआ वहां। वो मीडिया जो ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि महाराष्ट्र जो इस देश की आर्थिक नब्ज है, वहां उद्धव ठाकरे की सरकार जाने के बाद इतनी राजनीतिक अस्थिरता क्यों है। आखिर क्यों उस महाराष्ट्र को दंगों की तरफ ढकेला जा रहा है। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी विधायक महाराष्ट्र में गली गली घूमकर मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हैं, जब कोल्हापुर में धारा 144 लगा दी जाती है। और ये कहां हो रहा है? ये महाराष्ट्र में हो रहा है, जो इससे पहले एक शांतिपूर्ण राज्य था। क्यों? क्योंकि बीजेपी को डर लग रहा है कि कहीं 48 सीटों में से कम ना हो जाए महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनावों में। इसलिए पहले शिवसेना को तोड़ा जाता है, फिर एनसीपी को तोड़ा जाता है। मगर उसी के चलते जो महाराष्ट्र बर्बाद हो रहा है उस पर कोई मीडिया सवाल नहीं कर रहा है। कोई मीडिया सवाल नहीं कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम मुद्दों पर खामोश क्यों हैं। आखिर क्यों प्रधानमंत्री इन तमाम मुद्दों के सूत्रधार बन गए हैं, चेहरे बन गए हैं। आखिर क्यों अराजकता को मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। आखिर क्यों खरीद फरोख्त, जांच एजेंसीज के गलत इस्तेमाल को मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। आखिर क्यों समाज के अंदर नफरत फैलाना,
चुनावों के जरिए समाज को बांटने को लेकर नफरत फैलाने को एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। आजाद भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ कि जब नफरत जो है सत्ताधारी राजनेताओं की नीति बनकर रह जाती है। और यह सब हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनसे यह सवाल कोई मीडिया नहीं पूछता है। मीडिया हमला बोलता है राहुल गांधी पर। राहुल गांधी जो भाजपा के लिए नासूर बन गए हैं, इसीलिए मीडिया भी उन पर हमला बोलता है। इसीलिए रहस्यमय तरीके से जब वो संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी पर बयान देते हैं, उसके बाद क्या होता है? मानहानि का केस जो है वो चालू हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और फिर उन्हें 2 साल की सजा सुनाई जाती है। जिन धाराओं में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है, उस धारा के पूरे इतिहास में इतनी कड़ी सजा आज तक किसी को नहीं मिली। राहुल गांधी ने किसी जाति पर हमला नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार पर हमला बोला था। मगर याद कीजिए, जज साहब ने उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा। जज साहब को सावरकर तक का सहारा लेना पड़ा। वो जज साहब जो एक जमाने में भाजपा नेता माया कोडनानी के वकील थे। यह सब हो रहा है। अगर 2014 से पहले की मीडिया होती, वो ये तमाम सवालात उठाती। मगर आज हम इन हालात में हैं क्योंकि मीडिया ऐसी है। प्रधानमंत्री बेशक संसद में खड़े होकर कहें कि मोदी जहां पहुंचा है उसमें मीडिया का हाथ नहीं है। नहीं प्रधानमंत्री जी, जिस दिन ये मीडिया ईमानदारी से काम करना शुरू कर देगा और सत्ता से सवाल करना शुरू कर देगा, जो कि उसका बुनियादी फर्ज है, तब ये जो पूरा भौकाल है ना, सब धराशायी हो जाएगा।